मैम इसमें चलेगा ना? ओके, यहाँ से ठीक है। हाँ, ओके। नमस्कार साथियों, साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, साध्य पीएससी एकेडमी अभी अधीक्षक की क्लासेस जो छत्तीसगढ़ में 55 पोस्ट आई है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर चुकी है और लगातार हमारे प्लेटफॉर्म में ये क्लासेस जारी है, जिसमें बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानून को मैं, साहू सर और नागेश सर तीनों मिलकर पढ़ाने वाले हैं। और अन्य क्लासेस जैसे कि छत्तीसगढ़ का पाठ है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, उनको भी हमारी टीम द्वारा लगातार उसकी भी क्लासेस ली जा रही है। और बाकी रह गया बाल कल्याण एवं बाल विकास वाला पाठ, ये वाला पाठ हमारे यहाँ कंटिन्यूअसली रूप से अभी जारी है। और चूँकि दोस्तों आप सभी को एक चीज़ मैं अत्यंत ज़रूरी बात है वो बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अभी छत्तीसगढ़ के रजत जयंती महोत्सव के दौरान यहाँ पर क्या हुआ मैम, रजत जयंती महोत्सव के कारण यहाँ हमारे यहाँ सभी कोर्सेस में जितनी भी सीजीपीएससी या जितने भी हमारे ऑनलाइन हमारे संस्थान द्वारा जितने भी कोर्सेस चलाए जा रहे हैं, सभी कोर्सेस में बम्पर छूट है। सभी कोर्सेस में 90% तक का छूट है। यह छूट आज रात 12 बजे, ठीक है, आज रात इसका आखिरी दिन है, मतलब 5 नवंबर रात 12 बजे रात तक यह ऑफ़र जो बम्पर ऑफ़र है वो क्या है, जारी रहेगा। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो को YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो आज ही साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या हमारे यहाँ के कॉल सेंटर में कॉल कीजिए और इस कोर्सेज से संबंधित और जानकारी लीजिए। और आपके पास में अभी समय काफ़ी कम बचा है, चूँकि 90% का ऑफ़र सभी कोर्सेज में अवेलेबल है, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे अन्य एग्ज़ाम्स का हो, सभी एग्ज़ाम में 90% तक का आप लोग को ऑफ़र मिल रहा है। तो बहुत जल्दी कीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से हमारे साथ में लग के तैयारी कीजिए और अपने सपनों की उड़ान को छू लीजिए। ठीक है, चूँकि दोस्तों आज हम अधीक्षक का क्लास ले रहे हैं। इस क्लास में पहला जो चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ वो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ये अधिनियम कैसे आई, क्यों ज़रूरत पड़ा और हमारे इस सिलेबस में इसे क्यों रखा गया है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी आज लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस जो अधिनियम है, इस अधिनियम के जो भी डिटेल्स है उनको जानेंगे। हम अध्यायवार और धारावार पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट धारा रहेगा उसे हम अच्छी तरह से देखेंगे, उस धारा को भी लिखेंगे। ठीक है, और सभी अध्याय का पूरी तरह से क्या सार, निष्कर्ष और उसके जो प्रावधान है, सभी प्रावधान को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ठीक है, तो ये अधिनियम क्यों आई, क्या ज़रूरत थी इस अधिनियम को लाने की। ठीक है, क्योंकि कोई भी अधिनियम जब आता है तो उसकी कोई ना कोई ज़रूरत होती है, तो इस अधिनियम की भी ज़रूरत रही होगी। तो ज़रूरत क्या थी, जैसे देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के बाद से ही लगातार क्या है, न्यायालयी व्यवस्था में बहुत सारे असंगतियां रही। ठीक है, इन असंगतियों को दूर करने का समय समय पे बहुत ज़्यादा प्रावधान किया गया। तो पहला चीज़ अगर देखा जाए तो सबसे पहली है कि गरीबों को न्याय कैसे मिले। हमारे मन में यही सवाल था, क्योंकि न्यायालयीन प्रणाली में हम देखते हैं कि न्यायालय व्यवस्था में अगर जाते हैं तो बहुत खर्चे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो एक गरीब जिसके पास में कुछ नहीं है, ठीक है, जिसके पास में खाने के लिए रोटी नहीं है, ऐसे लोगों को न्याय मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके
सन 1980 के आसपास में हमारे देश में यह सोचा गया, यह समझा गया हमारे देश के नेताओं द्वारा, राजनेताओं द्वारा, और हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के जो जजेस हुए उनके द्वारा यह सोचा और समझा गया कि क्यों न हम एक ऐसा प्राधिकरण का गठन करें जिस प्राधिकरण में क्या हो, गरीबों के लिए भी न्याय सुलभ हो, गरीबों को भी न्याय मिले। तो इसके लिए अगर हम सबसे पहली बात करें तो इसका जब भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो भारत के संविधान के कुछ आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, पहले हम इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। पहले संवैधानिक प्रावधान देखते हैं, उसके बाद में आगे की जानकारी देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि भारत का संविधान का प्रियम्बल आप सबको पता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, तीन चीज़ें हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। यहाँ पर क्या शब्द आया? न्याय। ठीक है, कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीनों प्रकार के न्याय दिलाने की अवधारणा दी गई है किसमें? भारत के प्रस्तावना में। प्रस्तावना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या दिया गया है? इन तीनों प्रकार के न्याय की बात कही गई है। चूंकि आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का मूलभूत अंग है। मूलभूत अंग कहने का मतलब यह एक कोर कॉन्सेप्ट है। इन्हीं जो प्रस्तावना है इसके अनुसार पर भारत का जो पूरा संविधान है वो क्या है, स्ट्रक्चर किया गया है। इसके आधार पर ही पूरी तरह से उसको क्या किया गया है, बनाया गया है। और यह संविधान का सबसे क्या है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में आप जान ही रहे हो। तो इस अभिन्न अंग में ही भारत में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत के संविधान के आर्टिकल 14, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार के अंतर्गत इसे कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है? भारत के नागरिकों को। भारत के नागरिकों को कानून के समक्ष समता और समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। चूंकि ये अधिकार यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, यहाँ की जनता को प्राप्त है, और ये भी किस कॉन्सेप्ट पर है? न्याय की कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, समता का अधिकार, भारत में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून के समक्ष हो क्या होगा? समान होगा, उसके समान संरक्षण होगा और समान अधिकार होगा। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 14। इसके अलावा आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? जीवन जीने का अधिकार। यह भी हमारे न्याय प्रणाली को ही एक तरह से देखा जाए, अगर डीप में सोचा जाए तो इंगित करता है, क्योंकि जीवन आप तभी जी सकते हो जब आपको क्या होगा? न्याय मिलेगा। और कौन सा न्याय मिलेगा? सभी प्रकार के न्याय मिलेगा। नमस्कार दोस्तों। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे? न्याय की बात कर रहे थे। तो आर्टिकल 21 में भी क्या है? हमें जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो जीवन जीने के अधिकार के तहत भी न्याय की प्रणाली आती है। यदि हमें अच्छा न्याय मिलेगा तो क्या होगा? तभी हम अच्छे से जीवन जी पाएंगे, सभी के समान जीवन जी पाएंगे, है ना, एक समानता आएगी। तो 21 धारा 21 भी, आर्टिकल 21 भी क्या कहता है? जीवन जीने की बात कहता है, और एक बहुत अच्छे तरीके से एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने की बात करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत के संविधान के आर्टिकल 38, ठीक है, आर्टिकल 38 में प्रस्तावना की जो ये बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसको पुनः दोहराया गया है। किस पे दोहराया गया है? DPSP में। ठीक है, भारत के नीति निर्देशक तत्व में। कौन सी बात? कि भारत के जितने भी लोग हैं उनको सस्ती न्याय मिले,
अच्छी न्याय मिले और त्वरित न्याय मिले, इसकी अवधारणा दी गई है आर्टिकल 38 में। और इसी को 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, भारत में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत एक और आर्टिकल जोड़ा गया डीपीएसपी में। कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 39 का, ठीक है, आर्टिकल 39 का जोड़ा गया। और इस आर्टिकल 39 का में बहुत विस्तृत रूप में इसको परिभाषित किया गया कि किस प्रकार से हमें न्याय मिले, कैसे न्याय मिले, राज्य का क्या कर्तव्य होगा, इसकी बात 39 में भी कही गई। और कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो विधिक सेवा प्राधिकरण की जो बात कही गई है उस बात को प्रूफ करते हुए प्रस्तावना आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39। इनके अलावा अगर जजमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा अधिकार जो भारतीय संविधान में दिया गया है वो है क्या? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत हम भारतीय संविधान के अपने किसी भी अधिकार का यदि हनन होता है, मतलब हमें न्याय नहीं मिलता है किसी प्रकार का, तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, है ना। और आर्टिकल 226 के तहत हम इसी प्रकार की जब हमारा मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमारा संविधान ने हमें अधिकार दिया है। सिमिलरली अगर बात करें तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, विधिक सेवा प्राधिकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी? चूँकि इस बात को मैंने पहले ही बता चुका है कि इस अधिनियम की ज़रूरत पड़ी क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उनके पास में अदालतों में पहुँचने के लिए क्या नहीं है? धन नहीं है, पैसा नहीं है। तो उन्हें इस बारे में 1985 में जो हमारे यहाँ के एक बहुत ही फेमस जज हुए, जज का नाम था जस्टिस पीएन भगवती, ठीक है। क्या नाम था? जस्टिस पीएन भगवती। क्योंकि दोस्तों ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा इसको बेस को बहुत अच्छे से आप लोग को समझा रहा हूँ, उसके बाद में चीज़ों को बहुत फास्ट तरीके से लेंगे, ठीक है। तो एक नाम आता है भारत में जस्टिस पीएन भगवती। तो जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती 12 जुलाई 1985 से लेकर के 20 दिसंबर 12 जुलाई 1985 से 12 जुलाई 1985 से लेकर के 20 जुलाई 20 दिसंबर 1986 तक, ठीक है। 20 दिसंबर 1986 तक भारत के क्या रहे? मुख्य न्यायाधीश रहे। और ये जब न्यायाधीश थे तो इन्होंने आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार को बहुत विस्तार दिया, बहुत चीज़ें इसमें शामिल की। और आप लोगों को पता होगा सबसे बड़ा आर्टिकल अगर आज के डेट में कोई है तो आर्टिकल 21 है। और कौन सा है? जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। ये जो पीएन भगवती जी थे, इन्हें न्याय का अग्रदूत कहा जाता है। मतलब इन्होंने ऐसी बहुत सारे निर्णय दिए जिसमें क्या है, सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या था, महत्वपूर्ण बिंदु थी। सामाजिक और आर्थिक न्याय को ही इन्होंने आधार बनाकर बहुत सारे निर्णय दिए, ठीक है। इन्होंने इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? न्यायिक सक्रियता का अग्रदूत कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक और न्याय प्रणाली का क्या किया, व्यवस्था दी जिसे बोलते हैं चलित न्याय प्रणाली, अर्थात मूविंग कोर्ट। मतलब पहले क्या होता था, दिल्ली में अगर कोर्ट है तो हम क्या करेंगे? दिल्ली में ही जाएंगे, है ना, दिल्ली में ही केस लड़ेंगे। तो इन्होंने चलित कोर्ट का भी कॉन्सेप्ट दिया। अगर आप नहीं आ सकते हो हमारे पास में, आपको तकलीफ़ है लेकिन आप इस लायक भी नहीं हो कि आप हमारे पास में आओ, तो क्या करेंगे? हम कोर्ट ही आपके पास में चले जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट दिया किसने? पीएन भगवती ने। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसे बोलते हैं PIL,
नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, पब्लिक इंटरेस्ट लेगिटेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लेगिटेशन, जनहित याचिका, PIL, PIL, ठीक है। PIL क्या है? एक जनहित याचिका है जिसके तहत यदि आपको लगे कि कहीं पर भी जनता के मुद्दे हैं और जनता के हित में है, तो ऐसे न्याय प्रणाली को अपनाने के लिए कोई भी जनता डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का क्या कर सकती है? रुख कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रुख कर सकती है, और वहाँ पर किसी भी जनता की हित की अगर कोई बात है तो उसे क्या कर सकते हैं? न्यायालय तक पहुंचा सकते हैं। तो इन्होंने क्या दिया? PIL का भी कॉन्सेप्ट दिया, और इसी PIL के कॉन्सेप्ट के तहत ही विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने का पहली बार क्या आया दिमाग में आया कि हम एक ऐसा प्राधिकरण गठित करेंगे जो क्या होगा? विधिक सहायता देगा। किसको देगा? गरीबों को देगा, ज़रूरतमंद को देगा। तो पहली बार एक कॉन्सेप्ट आया PIL के बाद में, और इसके जो जनक थे वो थे PN भगवती, ठीक है। इतना क्लियर है? आशा है इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं अध्याय 1 प्रारंभिक। जैसा कि आप सबको पता है, हमेशा अध्याय 1 जो होता है वो प्रारंभिक ही होता है ना, जिसमें अध्याय का नाम, अध्याय का विस्तार, अध्याय का क्षेत्र, कब लागू हुआ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अध्याय 1 प्रारंभिक। कितनी धारा है अध्याय 1 में? अध्याय 1 में अब चाहे कोई भी अधिनियम रहे, ठीक है, भारत का कोई भी अधिनियम रहे, आप इतना जान लो अध्याय 1 में केवल 2 धारा होंगी, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 होगा क्षेत्र और विस्तार, ठीक है, और दूसरा होगा धारा 2 होगा जिसमें कुछ परिभाषाएं होंगी, ठीक है, कि इसमें आने वाली जो इस अधिनियम में आने वाली शब्दावली है उनके बारे में आपको क्या किया जाएगा? इसमें विस्तार से उसको परिभाषित किया जाएगा। तो ठीक है, देख लेते हैं धारा 1 क्या कहता है, ठीक है। पहले इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है ये देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया है वही है, भारत में न्याय की प्राप्ति के अधिकार को सभी नागरिकों तक समान रूप से पहुंचाने का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 39 क के तहत राज्य पर डाला गया है। ये मैं आपको बता चुका है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से गरीबों, देखिए यहाँ पर भी यही बात आ गई है ना, यहाँ पर भी यही बात आ गई। विशेष रूप से गरीबों, वंचितों की न्याय तक पहुंच की बाधाओं को दूर करने के लिए संसद ने 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया। यह अधिनियम 9 नवंबर कब लागू हुआ? 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ, और इसने पूरे देश में एक विधिक सहायता प्रणाली को क्या किया? संवैधानिक आधार प्रदान किया, ठीक है। कब लागू हुआ? तो लागू हुआ 9 नवंबर 1995 को। कहाँ लागू हुआ? पूरे देश में लागू हुआ। अच्छा, एक चीज़ और है, जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 आया, ठीक है, 2019 आया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019, तब यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं था, चूँकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में अब किसी भी प्रकार से नया वहाँ का संविधान नहीं है, वहाँ के संविधान को समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो भी कानून बनता है पूरे देश में, इवन जम्मू कश्मीर में भी क्या होता है? एक साथ लागू होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद में अब ये पूरी तरह से पूरे देश में लागू है। कौन सा क्या लागू है? तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ठीक है, पूरे देश में लागू है। इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं। संक्षिप्त धारा
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का नाम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है 1987। यह संपूर्ण भारत में लागू होता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी क्या है, शामिल है। दोस्तों, यह जो प्राधिकरण है जिसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। इसका नोट्स आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पूरा सिस्टमेटिक वे से, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही पॉइंट आप लोग लिखते जाइएगा, बाकी चीज़ें आपको नोट्स के रूप में अवेलेबल करा दिया जाएगा, PDF फॉर्म में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यह संपूर्ण भारत में लागू होता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी क्या है, शामिल हैं। अधिनियम के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और इन्हें अधिसूचना द्वारा क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। तो चूंकि ये हमारे देश में ऑलरेडी लागू है, ठीक है। कब लागू हुआ था बताइए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धारा 2 में परिभाषाएं हैं, ठीक है। परिभाषाओं को देख लेते हैं, कौन कौन सी परिभाषा इसमें दी गई है। तो धारा 2 के तहत, धारा 2 के तहत मामला, किसी न्यायालय के समक्ष दायर कोई भी वाद या कानूनी कार्रवाई को मामला कहते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण क्या है, धारा 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण है, ठीक है। धारा 3 में प्राधिकरण की ही बात कही गई है, तो इसके तहत भारत सरकार द्वारा गठित क्या है, प्राधिकरण है। इसके बाद में विधिक सेवा, ऐसे किसी मामले में सहायता जिसे न्यायालय में वकील की व्यवस्था, कानूनी दस्तावेज की तैयारी, कानूनी परामर्श और न्यायालयी कार्यवाही संबंधित खर्च वहन शामिल हो, ठीक है। ये क्या हो गया, विधिक सेवा हो गया। मतलब इसका मतलब है यदि आपके पास पूंजी नहीं है, आप न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते, तो आपको क्या देगा, सेवा दिया जाएगा। वही सेवा क्या होगा, विधिक सेवा होगा, ठीक है। मतलब इसमें सरकार आपका क्या करेगी, सहयोग करेगी, आपको न्यायालय ले जाने का काम करेगी, आपको वकील का व्यवस्था करके देगी। तो इस प्रकार से जो जितनी भी सेवाएं हैं वो क्या कहा जाएगा, विधिक सेवा कहा जाएगा। इसमें एक चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पूरे अधिनियम का सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे लगा या है वो है लोक अदालत, ठीक है। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एग्ज़ाम में इस अध्याय से कोई भी क्वेश्चंस पूछता है, इस अधिनियम से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो होगा लोक अदालत से, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे, लोक अदालत क्या है, लोक अदालत कैसे बनाया जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा लोक अदालत को, ठीक है। तो लोक अदालत क्या है, अध्याय 6 के अंतर्गत गठित वह मंच जहां मुकदमों का निपटारा सुलह के एवं समझौते के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि गांव में, जैसे कि आप लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, हम भी हैं, ठीक है। तो गांव में क्या होता था, पंचायत होता था। पंचायत में वहाँ की जनता द्वारा, वहाँ के जो पंच होते हैं, वहाँ के जो मुखिया होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता था, निर्णय दिया जाता था। और निर्णय कितना होता था, वो बाध्यकारी होता था, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए लोक अदालत की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे देखते हैं, परिभाषा में आगे है अधिसूचना। तो अधिसूचना क्या है, सरकार द्वारा जो भी क्या दिया जाएगा, राजपत्र में प्रकाशन किया जाएगा। सरकार द्वारा राजपत्र में जो भी प्रकाशन किया जाएगा वो क्या होगा, अधिसूचना होगा। विहित का मतलब इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, ठीक है। कैसी प्रक्रिया, जो सरकार बोल दे, ठीक है। राज्य प्राधिकरण मतलब राज्य द्वारा बनाया गया ऐसे संस्था, ऐसे संस्थान जो क्या करे, विधिक सेवा का कार्य करे, वो क्या हो गया, राज्य प्राधिकरण। और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति धारा 3 क के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाया गया विधिक सेवा प्राधिकरण समिति से है। इस समिति में क्या क्या होते हैं, इसके कौन कौन से अंग होते हैं, आगे धाराओं में हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में है तालुका विधिक सेवा समिति। जैसे कि मैंने बताया कि पंचायत में क्या होता था, पंचायत में एक सरपंच,
और पंच और अन्य गांव के जो मुख्य लोग थे उनके द्वारा एक पंचायत का गठन होता था, है ना। तो वैसे ही प्रकार से तालुका विधिक सेवा समिति होता है। तालुका विधिक सेवा समिति धारा का के तहत गठित समिति जो तहसील या तालुका स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। कौन से स्तर पर, तालुका या तहसील स्तर पर, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़े। इस धारा में कितनी परिभाषाएं हैं, टोटल 10 परिभाषाएं हैं, ठीक है। सभी परिभाषा को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इवन मैं ये कहूँगा कि इनमें से कोई भी परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहो तो लोक अदालत का जो परिभाषा है उसे याद कर सकते हो। आगे इनमें से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो पेपर में मुझे लगता है कि पूछेगा। खैर एक बार देखकर जरूर जाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं अध्याय 2 केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसमें धारा 3, धारा 4 और धारा 5, ठीक है। धारा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि केंद्रीय प्राधिकरण का गठन कौन से धारा के अंतर्गत किया गया है। तो कौन से धारा के अंतर्गत किया गया है, धारा 3 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य देख लेते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य है देश में विधिक सहायता व्यवस्था हेतु केंद्रीय निकाय का गठन, नीति निर्माण, समन्वय एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, संविधान के अनुच्छेद 39 का के तहत न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है और अभी फिर से यही बात आ रही है कि 39 का के तहत क्या है, राज्य का एक कर्तव्य है कि वो वहाँ की जो नागरिक है, वहाँ की जनता है, उसे न्याय तक क्या पहुँचाए, पहुँच उसका बनाए और उसे सहयोग प्रदान करे। तो इसी के तहत केंद्रीय अधिकरण का गठन धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। इस धारा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA की स्थापना का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद में इसके मुख्य घटक है। इस जो अधिकरण होगा उसमें कौन कौन से लोग होंगे, कैसे कैसे लोग होंगे, कौन कौन शामिल हो सकता है, उसके बारे में डिटेल दिया गया है। पहला होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन होंगे, इसके संरक्षक होंगे, इस अधिकरण के संरक्षण होंगे, ठीक है। वो कौन होगा, भारत का जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या होगा, इसका संरक्षक होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन होंगे, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक सीनियर जस्टिस, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवादार सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, ये हो सकते हैं, इसका क्या, अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें है अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित किया जाए, केंद्र सरकार जिसे बोले वो क्या होगा, यहाँ का अन्य सदस्य हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर आज तक अगर बोला जाए तो यहाँ के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है, इसके सदस्य के रूप में शामिल कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो राज्य है, तो राज्य में राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उन्हें इसमें क्या कर देते हैं, शामिल कर दिया जाता है। और सदस्य सचिव कौन होंगे, तो सदस्य सचिव वो व्यक्ति होंगे जिन्हें क्या होगा, विधि के कार्य करते हुए काफ़ी लंबा अनुभव रहा हो, ठीक है। विधि के या फिर सरकार को ये लगे कि इन्हें विधि का क्या है, ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं, इसके सदस्य हो सकते हैं, सदस्य सचिव हो सकते हैं। देख लेते हैं इसका परिभाषा। किसी विधिक या प्रशासनिक अनुभव वाले अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। यह प्राधिकरण विधिक सेवा व्यवस्था का क्या करता है, सर्वोच्च निकाय है। ये जो प्राधिकरण गठन होता है ये सर्वोच्च न्यायालय में होता है, ठीक है। और एक क्या है, ये सर्वोच्च निकाय है, किसका, इस प्राधिकरण का। इसके अलावा सभी स्तरों पर, जैसे कि ये हो गया नेशनल लेवल पर, केंद्र स्तर पर, इसके अलावा होता है राज्य स्तर पर, उसके अलावा होता है जिला स्तर पर, उसके अलावा होता है तालुका स्तर पर। तो इसका स्तर क्या है, धीरे 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 नीचे की ओर क्रमशः घटते जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद है धारा 4 केंद्रीय प्राधिकरण के कृत्य, क्या क्या कार्य हैं केंद्रीय प्राधिकरण के, इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या क्या कार्य है देखते चलिए। इधर नीति निर्माण करना, ठीक है,
मतलब किस रीति से लोगों को न्यायालय तक पहुंच प्रदान किया जाए, इसके लिए नीति निर्माण करना, विधिक सेवा हेतु समुचित एवं व्यवहारिक नीतियां निर्धारण करना, योजनाएं बनाना। ठीक है, मतलब योजना बनाया जाएगा कि कैसे प्रभावी विधिक सहायता प्रदान किया जाए, कैसे लोगों को सहायता पहुंचाया जाए, इसके लिए योजना बनाया जाएगा। वित्तीय संसाधनों का आवंटन, देखिए जब सरकार प्राधिकरण बनाती है तो प्राधिकरण को खर्चों की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो उन खर्चों के को किस प्रकार से निपटाया जाए, सरकार कितना उनको अनुदान दे, लोगों को उसमें से उस अनुदानों में से ज़रूरतमंद को यह प्राधिकरण कितना धन आवंटित करे, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में वित्तीय संसाधनों का आवंटन के तहत इनका कार्य होता है। ठीक है, कि कौन से ज़रूरतमंद को कितने धन की आवश्यकता है, कितने रुपए की आवश्यकता है, कौन से प्रकार को उनको सेवक का आवश्यकता है, ये कौन डिसाइड करता है, ये अधिकरण डिसाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक न्याय संबंधी मुकदमों में भागीदारी, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, ठीक है, मजदूर कल्याण, संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण, इन सब में क्या करता है, इन सब में भी ये अपना सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, सामाजिक न्याय संबंधी मुकदमों में भागीदारी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा है विधिक जागरूकता व शिक्षा कार्यक्रम, ग्रामीण कमजोर वर्गों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करना, लोक अदालतों के माध्यम से विवाद निपटान को प्रोत्साहित करना। ठीक है, विधिक अनुसंधान एवं विकास, विधिक अनुसंधान का अर्थ है भारतीय विधिक व्यवस्था में सुधार हेतु अनुसंधान करना, मतलब कि ऐसे रिसर्च करना, ऐसी शोध करना, ठीक है, जिनमें एक हो कि हम किस प्रकार से लोगों को सही न्याय क्या दे सके, प्रदान कर सके। इसके लिए क्या करती है, शोध प्रणाली करती है। अलग अलग जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उनसे क्या करते हैं, उनसे ये रिसर्च पेपर मांगते हैं। ठीक है, उनसे किसी एक पर्टिकुलर विषय में शोध करने के लिए भी ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो विधि का क्या करते हैं, ये अनुसंधान करते हैं कि कैसे कैसे लोगों को अच्छे से न्याय प्रदान किया जा सके और किस केस में कैसे न्याय हो। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में ये लोग क्या करते हैं, विकास और अनुसंधान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लिनिकल विधि शिक्षा को बढ़ावा देना। क्लिनिकल विधि शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा प्रणाली जो महाविद्यालय द्वारा संचालित हो। ठीक है, कहाँ संचालित हो, विधि महाविद्यालयों में संचालित हो और ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़े। ठीक है, क्लिनिकल का मतलब क्या होता है, क्लिनिक का मतलब होता है प्रैक्टिस। ठीक है, तो बार बार क्या करना पड़े, किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़े, तो ये क्या करते हैं, क्लिनिकल शिक्षा विधि को बढ़ावा देता है ताकि जो लॉ के स्टूडेंट है वो क्या करें, बार बार प्रैक्टिस करें और उन्हें क्या हो, लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो, जिससे भारत में जो न्याय प्रणाली है वो क्या हो, मजबूत हो। इसके लिए क्लिनिकल विधि शिक्षा को क्या देना है, बढ़ावा देना है। इसके अलावा विधिक सेवा कार्यक्रमों की निगरानी एवं मूल्यांकन करना। ठीक है, आगे देखते हैं। धारा 5 अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि देखिए, कोई भी न्याय के लिए भारत की अगर बात करें या किसी भी देश की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्या है, अभिकरण है, जिनमें अगर देखा जाए तो एनजीओ, ठीक है, एनजीओ, यूनिवर्सिटी, एनजीओ, यूनिवर्सिटी, विधिक सहायता संगठन, जैसे अलग अलग संगठन होते हैं, वो क्या बनाते हैं, अपना छोटा छोटा समूह बना लेते हैं और वो क्या करते हैं, मुफ्त में विधिक सहायता देने का कार्य करते हैं। ठीक है, एवं अन्य सामाजिक सेवा निकायों से समन्वय स्थापित करना होगा। तो इन सब जो अभिकरण होते हैं, जो लोगों को मुफ्त क्या देती है, न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराती है, उनके साथ में क्या करते हैं, साझा प्रयास करते हैं, मिलकर उनके साथ में क्या करते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने कई पिक्चरों में देखा होगा कि एनजीओ क्या रहती है, बहुत अच्छे से कार्य करती रहती है। ठीक है, और कई पिक्चर में ये भी देखा होगा कि ये भ्रष्टाचार भी करते हैं एनजीओ वाले, है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से एनजीओ हमारे देश में कार्य कर रही है। ठीक है,
अब मूवी की बात आई है तो खैर कुछ भी हो सकता है मूवी में, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमारे देश में बहुत अच्छे से एनजीओ क्या हो रहा है, संचालित हो रहा है, और बहुत अच्छे से ये लोगों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, सुविधा मुहैया करा रहे हैं लोगों को। न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन हमारे यहाँ की एनजीओ कार्य कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इसका उद्देश्य विधिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाना है। ठीक है, अभिकरणों के साथ में सहयोग करना, किसके साथ में, एनजीओ के साथ में, यूनिवर्सिटी के साथ में, महाविद्यालय के साथ में, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय में दोनों प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय और स्कूल विद्यालय, स्कूल। ठीक है, सभी के साथ में क्या करना, साझा प्रयास करना। इसके अलावा आगे देखते हैं, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको देखते हैं। अध्याय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, धारा 6 से लेकर के धारा 11 तक। तो राज्य सेवा प्राधिकरण, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है कि केंद्र स्तर पर केंद्रीय प्राधिकरण, तो राज्य स्तर पर क्या, राज्य का प्राधिकरण है ना। तो राज्य के प्राधिकरण के बारे में जानकारी अगर देखा जाए तो अध्याय 3 में दी गई है, और धारा 6 से लेकर के धारा 11 तक इसके बारे में क्या है, जानकारी अवेलेबल है। ठीक है, मौजूद है जानकारी। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है राज्य में विधिक सेवा व्यवस्था का ढांचा निर्धारित करना, और इसका अलग अलग उद्देश्य है, जिसमें से राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित करना, राज्य स्तर पर विधिक सहायता योजनाओं का संचालन करना, जिला एवं तालुका स्तर पर विधिक सेवाओं को पहुंचाना। केंद्रीय जो आयोग था उसका कार्य क्या था, पूरे भारत में विधिक सेवा को पहुंचाना। ठीक है, और पूरे भारत के जो एनजीओ, विश्वविद्यालय, ठीक है, और विद्यालय और ऐसे संगठन हैं जो न्याय के लिए कार्य करते हैं, उनके साथ में मिलकर कार्य करना। सिमिलरली अगर ये बात किया जाए तो राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन होता है धारा 6 के तहत, और इसका कार्य क्या है, राज्य में प्राधिकरण स्थापित करना, विधिक सहायता देना, और विधिक सेवाओं को ग्राम के एकदम मतलब देश के एकदम निम्न स्तर तक, एकदम वह जो आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसके तक में न्याय को पहुंचाना, ये क्या करती है, इनका कार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 6, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कैसे होता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन, जैसे कि आप लोग केंद्रीय विधिक प्राधिकरण के बारे में पढ़ा था कि उसके मुख्य संरक्षक जो वहाँ के मतलब सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। तो यदि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करें तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का जो संरक्षक होगा वो कौन होगा, यहाँ के जो किसी भी राज्य हो वहाँ के, अगर वहाँ कोर्ट अवेलेबल है, उच्चतम न्यायालय अवेलेबल है, तो उच्च न्यायालय अवेलेबल है, हाई कोर्ट अवेलेबल है, तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या होगा, इस राज्य विधि सेवा प्राधिकरण का क्या होगा, संरक्षक होगा। तो इसका मुख्य संरक्षक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जिसे राज्यपाल द्वारा मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर क्या किया जाए, नियुक्त किया जाए। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामित किया जाए। अन्य सदस्य, तो अन्य सदस्य में ज़्यादातर केसेस में राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, इसमें ऑटोमेटिकली शामिल कर दिया जाता है। लेकिन देख लेते हैं अन्य सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति जिनके पास में कानून, समाज सेवा, लोकहित के कार्य का क्या हो, अनुभव हो। ठीक है, ज़्यादातर केस में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उन्हें क्या कर लेते हैं, इसमें शामिल कर लिया जाता है। और केंद्र में क्या होता है, अटॉर्नी जनरल
या फिर उसे क्या बोलते हैं, महान्यायवादी। ठीक है। और इसके सदस्य कौन होंगे, सदस्य सचिव। तो सदस्य सचिव खासतौर पर आईएएस ऑफिसर वगैरह को बनाया जाता है, आईएएस ऑफिसर वगैरह को क्या बनाया जाता है, इसका सचिव बनाया जाता है। खैर देख लेते हैं इसमें क्या है। राज्य न्यायिक सेवा का ऐसा अधिकारी, ठीक है, जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से क्या किया जाए, नियुक्त किया जा सके। तो आईएएस होगा, या तो फिर जिला स्तर पर जो जिला न्यायालय होता है उसके क्या होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे, उन्हें क्या किया जाएगा, इसमें सचिव के रूप में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष को राज्य के प्राधिकरण के कार्यों को निर्देशित करने का अधिकार है। अब इसका जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है, अध्यक्ष कार्य क्या होता है, अध्यक्ष का कार्य होता है कि जो भी प्राधिकरण बना हुआ है उसके क्या करे, उसके कार्यों का संचालन करे, उनका मीटिंग करे। ठीक है। लोगों के साथ में संबंध बनाए, लोगों को उसके आगे विकास के लिए प्रयत्न करने का प्रयास करे। तो यही है, कार्यकारी अध्यक्ष को राज्य प्राधिकरण के कार्यों को निर्देशित करने का क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। धारा 7, राज्य प्राधिकरण के कर्तव्य। राज्य प्राधिकरण के कर्तव्य क्या है, राज्य में विधिक सेवाओं का कार्यान्वयन करना, आवश्यकता वाले व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करना, लोक अदालतों का संचालन करना, जिनमें उच्च न्यायालय के मामले के लिए भी लोक अदालतें शामिल हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि लोक अदालत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। लोक अदालत इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो जनता से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और जो चीज़ जनता से डायरेक्टली जुड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे एग्जामिनेशंस में। तो आप लोक अदालत को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। लोक अदालतों का संचालन करना, जिनमें उच्च न्यायालय के मामलों के लिए भी लोक अदालतें शामिल है। विधिक जागरूकता अभियान, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के बीच, ठीक है, निवारक एवं सामाजिक विधिक सहायता योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, केंद्र द्वारा निर्देशित योजनाओं और नीतियों का क्या पालन करना, जिला एवं तालुका समिति के साथ समन्वय स्थापित करना। ये क्या हो गया, राज्य प्राधिकरण के क्या हो गए, कर्तव्य हो गए। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं धारा 8 का उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति बनाई जाएगी, जिसका संरचना क्या होगा, अच्छा वही रिपीट हो गया है क्या, चलो अच्छा ये देखते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये क्या होगा, जिला स्तर पर कार्य करेगी। ठीक है। कहाँ यह कार्य करेगी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहाँ कार्य करेगी, जिला स्तर पर कार्य करेगी। तो जिला स्तर पर होगा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, DLSA कहा जाता है, DLSA। ठीक। कहाँ कार्य करेगी, जिला स्तर पर कार्य करेगी। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे। ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। ये क्या होंगे, इस निकाय के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अन्य सदस्यों में अगर देखा जाए तो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के सहयोग से, उनके परामर्श से नामित व्यक्ति क्या होगा, इसके सदस्य होंगे। ठीक है। इसके अलावा सचिव राज्य न्यायिक सेवा का अधिकारी, जिसे न्यायालय के परामर्श से क्या किया जाए, नियुक्त किया जाए, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, इसके सचिव होंगे। राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी जिसे जिला न्यायाधीश के परामर्श से क्या किया जाए, नियुक्त किया जाए। इनका कार्य क्या है, तो कार्य वही है, जिले में लोक अदालतों का आयोजन करना, तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यों का समन्वय करना, जिले में विधिक सहायता का योजनाओं का क्या करना, पालन करना।
इसकी हायरार्की जो है, क्रम है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जितना नीचे आ रहा है उतना आप लोग के लिए क्या होते जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, हालांकि संरचना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संरचना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उच्च न्यायालय में कौन, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो क्या होगा, संरक्षक होगा। अध्यक्ष कौन होगा, उस वहाँ का जो भी कार्यरत या सेवानिवृत्त जो भी जजेस होंगे वो क्या होंगे, उसके अध्यक्ष हो सकते हैं, जो कौन तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगी उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी हायरार्की चली आ रही है। ठीक, और सबका कार्य क्या है, लोगों को न्यायालयी सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद में जिला प्राधिकरण के कृत्य, राज्य प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों का क्या करना, पालन करना, जिला स्तर पर लोक अदालतों का संचालन करना, अन्य प्राधिकृत कार्य जैसे विधिक साक्षरता शिविर, गरीबों को विधिक परामर्श देना। अब क्या होता है, जब छोटे क्षेत्रों में हम जाते हैं तो यहाँ पर जनता को ज़्यादा विधि या न्याय के बारे में, कानून के बारे में, ठीक है, अदालतों के बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो इनका कर्तव्य है, ठीक है, इस जो प्राधिकरण होता है, जिला प्राधिकरण, इनका कर्तव्य है कि वो क्या करें, लोगों को क्या प्रोवाइड करें, लोगों को न्याय प्रोवाइड करें, उन्हें सलाह प्रोवाइड करें, उन्हें कानूनी परामर्श दें। किसका कर्तव्य है, जिला प्राधिकरण के कृत्य हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा जिला प्राधिकरण का समन्वय, जिला प्राधिकरण अपने कार्य के दौरान क्या क्या काम कर सकती है, ठीक है, कैसा उसका समन्वय होता है, तो क्या कार्य इसमें क्या क्या समन्वित होता है, अन्य सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक सेवा संस्थानों, विश्वविद्यालय व विधि महाविद्यालयों के साथ में क्या करेगा, समन्वय करेगा। वही बात हो गई है ना, एनजीओ के साथ में, ठीक है, यूनिवर्सिटी के साथ में, ठीक है, विद्यालय के साथ में, ठीक है, इन सब के साथ में क्या होगा, समन्वय होगा। इसके अलावा ऐसी संस्थाएं जो क्या करें, सेवा प्रदान करें, उनके साथ में क्या होगा, इनका समन्वय होगा और उनके साथ मिलकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे कि थोड़ा ट्राइबल वाले क्षेत्र में जाएं, या अगर हम बोल सकते हैं कि कई बार रेड लाइट एरिया में एनजीओ और रेड लाइट एरिया में वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, जो बंधक होती हैं, उन्हें क्या होता है, न्यायिक सहायता नहीं मिल पाता। वैसे ही अगर ट्राइबल एरिया में जाएं तो ट्राइबल एरिया में वहाँ के लोगों को भी, जो मतलब बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, उनको न्याय के बारे में मालूम ही नहीं है, उनको क्या होता है, उनको भी न्याय नहीं मिल पाता है, उनका बहुत ज़्यादा क्या होता है, शोषण होता है। तो ये जो संस्था है जिला प्राधिकरण, ये एनजीओ के साथ में मिलके, ठीक है, और वहाँ के जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो लोगों के लिए कार्य करता है, ठीक है, उनके साथ में मिल करके क्या करती है, वहाँ के लोगों को न्याय उपलब्ध करवाने का, न्याय दिलाने का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक, आगे देखते हैं। धारा 11 का तालुका विधिक सेवा समिति विशेष प्रावधान है। ठीक है, जहाँ पे विशेष आ गया, मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तालुका वाला। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है विशेष प्रावधान, तो ये क्या होगा, विशेष ही होगा, और ये सबसे ज़्यादा इस पूरे धारा में, पूरे अधिनियम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धारा याद रखिएगा, धारा 11 का, ठीक है, इसका धारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तालुका विधिक सेवा समिति क्या होता है, तालुका या उप जिला स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति गठित की जाती है। अध्यक्ष वह न्यायिक अधिकारी जो तालुका स्तर पर वरिष्ठतम पद पर हो, यहाँ पे याद रखिएगा, वह न्यायिक अधिकारी। ठीक है, तो तालुका स्तर पर कौन न्यायिक अधिकारी होता है जी, बताइए। तो तालुका स्तर पर जो भी न्यायिक अधिकारी होता है वो क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा, जो वरिष्ठतम पद पर होगा। ठीक है, सबसे बड़े पद पर होगा, वो क्या हो सकता है। यदि हम एक तहसील की बात करें, इस जब हम क्या बोलते हैं,
एक सब डिविजनल क्षेत्र की बात करते हैं तो सब डिविजनल में कौन होता है सबसे बड़ा अधिकारी? एसडीएम। ठीक है, वैसे ही अगर तालुका की बात करें, तहसील स्तर की बात करें तो तहसील स्तर पर कौन होगा? तहसीलदार। तहसीलदार। ठीक है, और इसके ऊपर में कौन हो सकता है? एसडीएम। ठीक है, तो एसडीएम कौन से क्षेत्र में होता है? सब डिविजनल ऑफिसर होता है। ठीक है, लेकिन तहसीलदार क्या होता है? तालुका का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इन्हें न्यायिक क्या होता है? दीवानी मामलों में, है ना, क्या कर सकते हैं? ये सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? तहसीलदार। तो राज्य सदस्य राज्य सरकार के निर्देशानुसार नामित होगा। कौन नामित होगा? राज्य सरकार जिसे दिशा निर्देश जारी करे वो क्या होगा? इसके सदस्य होंगे। इसके प्रमुख कार्य क्या है? तालुका स्तर पर विधिक सेवाओं का संचालन करना, लोक अदालतों का क्या करना? आयोजन करना, जिला प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों का क्या? पालन करना। ये क्या हो गए? इसके प्रमुख कार्य हो गए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए 10 मिनट। ठीक है दोस्तों, फिर से आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ पर थे? तालुका विधिक सेवा समिति का प्रावधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अध्याय 3 क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? क्या ऐसा खास है अध्याय 3 में, है ना? इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अध्याय 3 में देखिएगा, राज्य से लेकर उप जिला स्तर तक विधि सेवा के संगठित तंत्र की क्या करना? स्थापना करना। खैर, यहाँ पर तो केंद्र से लेकर कहाँ तक हो रहा है? तालुका तक हो रहा है। केंद्र से लेकर कहाँ तक हो रहा है? तालुका स्तर तक। ठीक है, उप जिला स्तर वही है, या तहसील बोल सकते हैं। तहसील तक क्या हो रहा है? इसका प्राधिकरण की स्थापना हो रही है। ठीक है, कहाँ से? केंद्र से लेकर के, मतलब उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तहसील तक क्या हो रहा है? प्राधिकरण की स्थापना हो रही है। प्राधिकरण कौन से स्तर पर? न्यायालय प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर। ठीक है, न्यायालय प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर। पहला स्तर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा क्या होता है? हाई कोर्ट। तीसरा स्तर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चौथा क्या होता है? तालुका। ठीक है, तहसील। ठीक है, तो सभी स्तर पर क्या हो रहा है? इस प्राधिकरण की क्या है? स्थापना हो रही है, और इसकी क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो क्या करना? राज्य से लेकर उप जिला स्तर तक विधि सेवा के संगठित तंत्र की क्या करना? स्थापना करना। निःशुल्क विधिक सेवा का क्या? विधिक रूप से बाध्यकारी निकायों के माध्यम से क्रियान्वयन करना। निःशुल्क विधिक सेवा। ठीक है, लोगों को कैसी सेवा उपलब्ध कराना? निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके अलावा समन्वय एवं निगरानी के लिए बहुस्तरीय संरचना। ठीक, इस अध्याय में हमने क्या देखा कि प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो तालुका, जिला या राज्य स्तर हो, कोई भी स्तर हो, सभी स्तर पर क्या हो रहा है? लोगों को समन्वय का क्या मिल रहा है? बहुस्तरीय संरचना मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा संवैधानिक प्रावधानों अनुच्छेद 14 और 39A की वास्तविक अनुपालन करना। 14 में क्या कहा गया है? कानून के समक्ष समता और समान संरक्षण। ठीक है, और 39A में कहा गया है उसी बात को कि लोगों को विधिक सेवा उपलब्ध कराना, न्यूनतम शुल्क पर या मुफ्त विधिक सेवा क्या कराना? उपलब्ध कराना। तो दोनों का क्या हो रहा है? यहाँ पे अनुपालन हो रहा है। ठीक है, तो इसी बात को
रखा गया है। इसके बाद देखते हैं अध्याय 4 विधिक सेवाओं के लिए हकदारी, मतलब कौन कौन विधि के समक्ष विधिक सेवा क्या कर सकता है, मांग सकता है। हकदारी मतलब मांगने वाला, क्या होगा, मांगने वाला। तो कैसा व्यक्ति होगा मांगने वाला, इसके बारे में हम क्या करेंगे इस अध्याय में देखेंगे। तो कौन कौन मांग सकता है, पहले देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है यह निर्धारित करना कि कौन से व्यक्ति, ठीक है, कौन से व्यक्ति निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के पात्र हैं। ठीक है, कौन से व्यक्ति क्या है, निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। ये क्या है, इस अध्याय का उद्देश्य है। अध्याय का नाम क्या है, विधिक सेवाओं के लिए हकदारी। ठीक है, इस सेवा में क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ में हम उन सब चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से यह निःशुल्क सेवा प्राप्त करने के लिए क्या होगा, पात्र होगा। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन होगा ये आगे देखते हैं। इसके अलावा क्या है दूसरा, समाज के आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर वर्गों को क्या करना, न्याय दिलाना। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कौन हकदार होगा, बताइए। समाज के आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर वर्ग क्या होंगे, इसके लिए हकदार होंगे। ठीक है, आगे क्या है, संविधान के अनुच्छेद 39 का न्याय तक समान पहुंच का पालन क्या करना, सुनिश्चित करना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, ठीक है, राज्य के सबसे गरीब और सबसे जिसके पास में सुविधाओं का क्या है, अभाव है, उसके तक भी क्या करना, इस सेवा को पहुंचाना। यही तो इसका लक्ष्य है ना जी। ठीक है, यही तो इसका कर्तव्य है, यही तो हमारे देश में न्याय प्रणाली का दायित्व है कि उस व्यक्ति को भी क्या मिले, न्याय मिले जो इस देश के सबसे लास्ट पंक्ति पर अगर क्रम में खड़ा किया जाए, जो सबसे लास्ट में हो उसे भी क्या मिले, न्याय मिले। और यही न्याय का वास्तविक परिभाषा है, हर व्यक्ति के लिए न्याय। और न्यायालयीन प्रक्रिया में मैं तो ये मानता हूँ कि जितना इम्पोर्टेंट यहाँ के किसी देश के जो सबसे अमीर व्यक्ति है, सबसे करोड़पति व्यक्ति है, उतना ही इम्पोर्टेंट इस देश का हर वो व्यक्ति है जिसके पास में कुछ नहीं है। क्योंकि जीवन दुनिया में अमूल्य है और इसका कोई मूल्य नहीं है। एक बार अगर कोई चला गया दोबारा वापस नहीं आ सकता। ठीक है, इसीलिए जीवन जीने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार सबका अधिकार है, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क विधिक सेवा के लिए पात्र व्यक्ति, कौन कौन पात्र होंगे। तो धारा 12 में पात्र व्यक्तियों के बारे में क्या दिया गया है, जानकारी दिया गया है। तो अनुसूचित जाति वर्ग के या अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य, ठीक है। इसके अलावा महिलाएं और बच्चे, ठीक है, महिलाएं और बच्चे इसके लिए पात्र होंगे। इसके अलावा बांडेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर, कौन, बंधुआ मजदूर, ठीक है, बंधुआ मजदूर, बांडेड लेबर के शिकार, मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति। ठीक है, अनुच्छेद मतलब भारत के अगर आर्टिकल 23 की बात करें तो आर्टिकल 23 के बारे में जिन व्यक्तियों के बारे में भी जिक्र है वे सब व्यक्ति क्या होंगे, इसके लिए धारा 12 के तहत निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए क्या होंगे, अधिकारी होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं विकलांग व्यक्ति। ठीक है, विशेषकर 1995 के विकलांग समान अवसर अधिकार और पूर्ण भागीदारी अधिनियम के अनुसार 1995 में जिनके लिए जिनको विकलांग के तौर पर घोषित किया गया है, उस अधिनियम के तहत तो क्या होंगे, फ्री में, मुफ्त में विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए क्या होंगे, अधिकारी होंगे। ठीक है, विध्वंस या आपदा से पीड़ित व्यक्ति, जैसे कि कल की ही बात है, हमारे यहाँ बिलासपुर के समीप एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, ट्रेन हादसा हो गया है ना, तो उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी क्या करेंगे, वो भी इस सेवा के तहत, ठीक है, विधिक सहायता के तहत क्या करेंगे, सेवा प्राप्त करने का
अधिकारी होंगे। मतलब अधिकारी होने का मतलब ये नहीं है कि उसका ऑफिसर होगा। अधिकारी का मतलब है कि वो उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें वो सेवा मांगने के क्या होंगे, हकदार होंगे, हकदारी होगा। ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक श्रमिक, ऐसे व्यक्ति जहाँ पर उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जहाँ पे क्या है औद्योगिक कार्य में जो व्यस्त है, वे व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं। अभिरक्षा या कारखाने में रहने वाले व्यक्ति और निम्न आय वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति भी जो इस पूरे जितना भी हमने बात किया, ना तो एससी है, ना एसटी है, न ही विकलांग है, विध्वंसक या आपदा से पीड़ित है, औद्योगिक श्रमिक भी नहीं है, अभिरक्षा का कारावास में रहने वाला भी व्यक्ति नहीं है, उसको भी विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कुछ विशेष शर्तें हैं। विशेष शर्त यह है कि उसका जो आय है, ठीक है, वो वार्षिक आय, यदि मामला किसी स्थानीय अदालत में है तो वार्षिक आय कितना होना चाहिए, 9,000 से कम होना चाहिए। वार्षिक आय कितना होना चाहिए जी, 9,000 से कम होना चाहिए। और यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उच्च न्यायालय में है, तो उसका जो आय है वो कितना होना चाहिए, 12,000 से कम होना चाहिए। बहुत कम पैसा है, ठीक है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में इतना भी नहीं है। जो वार्षिक आय, आप समझ सकते हैं, पूरे एक साल में जिनका आय क्या होता है, 9,000 भी नहीं है, ठीक है, और जिनका आय 12,000 भी नहीं है, ऐसे भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में। तो इन्हें क्या है, मुफ्त में विधिक सेवा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। ठीक, आगे देखते हैं। धारा 13 हकदारी की शर्तें और प्रक्रिया। शर्त कैसा है, शर्त ये है कि मैं अगर इस अधिकारी के, इस प्राधिकरण के पास में सेवा मांगने जा रहा हूँ तो उन्हें एक बार में ही लगना चाहिए, वो मुझे देखे और लगे हाँ यार इसे ज़रूरत है, ये बहुत दयनीय स्थिति में है, इसे क्या है, इसे इस सेवा की ज़रूरत है। तो प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए। लोगों को क्या लगना चाहिए, उस प्राधिकरण को लगना चाहिए कि पहली बार में ही देख के लगना चाहिए हाँ इन्हें ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा शपथ पत्र पर्याप्त है। यदि आपको प्राधिकरण से सेवा चाहिए तो केवल आपको क्या देना पड़ेगा, एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। व्यक्ति जब अपनी आय का प्रमाण पत्र शपथ में देता है तो उसे मान्य माना जाएगा जब तक कि संदेह का पर्याप्त कारण न हो। जब तक कोई उस बारे में संदेह ना करे तब तक क्या है, इसे पर्याप्त कारण माना जाएगा। केवल आपसे एक लिखित रूप में क्या लेंगे, शपथ पत्र लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अन्य जांच की सुविधा, प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह दस्तावेजों की मांग कर स्थापना कर सके कि आवेदक पात्र है या नहीं। यदि आप सेवा शर्त मांगते हैं, यहाँ से सेवा मांगते हैं, तो प्राधिकरण ये भी देखेगी कि लिटरली आप इसके लिए क्या हो, पात्र हो कि नहीं हो, इसे चेक कर सकती है, कभी भी कर सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं अधिकार का आधार, मानवीय न्याय के सिद्धांत, ठीक है। न्याय तक पहुंच व्यक्ति की आय या सामर्थ्य पर निर्भर न हो, यह संवैधानिक भावना है और सामाजिक क्या है, न्याय का आधार है। ये क्या हो गया, एक बार फिर से, अधिकार का आधार मानवीय न्याय के सिद्धांत, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यदि आप माना हो आपके पास में कोई भी आय हो, ठीक है, आय रहे या ना रहे, यदि आपके पास में पूंजी है तो जाहिर सी बात है आप पूंजी लगाकर न्याय प्राप्त कर सकते हो। यदि आपके पास है पूंजी नहीं है तब क्या होगा, तब यह सुविधा आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए इस सिद्धांत को दिया गया है अधिकार का आधार मानवीय न्याय के सिद्धांत। प्रत्येक मनुष्य को इसका न्याय मिले, प्रत्येक मनुष्य को क्या मिल सके, इस अधिनियम के तहत न्याय मिल सके, यही क्या है, इसका सिद्धांत है, ठीक है। आगे देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका संवैधानिक महत्व क्या है, अध्याय 4 का संविधान के अनुच्छेद का 39 का में स्पष्ट करता है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या अन्य बाधाओं का कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न हो। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और 21
जीवन जीने और स्वतंत्रता का अधिकार भी इस संदर्भ में लागू होते हैं। यह अध्याय विधिक सहायता को न्याय का अधिकार से जोड़ता है और गरीब, दलितों, महिलाओं, विकलांगों एवं पीड़ितों की गरिमा की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास इतना ही। ठीक है, कल इसके आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आप यदि अभी हमारा यह क्लासेस देख रहे हैं तो आज रात 12 बजे तक आपके पास में समय है। ठीक है, रात 12 बजे के बाद में हमारा 90% का जो ऑफ़र है, ठीक है, सभी कोर्सेस में साध्य पीएससी एकेडमी द्वारा चलाए जा रहे जितने भी कोर्सेस हैं ऐप में, ठीक है, उन सभी पर क्या है, 90% का डिस्काउंट है, बम्पर डिस्काउंट है। तो आप सभी इस लाभ का, इस डिस्काउंट का लाभ उठाएं और अपने ही नहीं, अपने अड़ोसी पड़ोसी आसपास जितने भी यार दोस्त हैं उनको भी इसके बारे में बताएं और जिन्हें भी शिक्षा की ज़रूरत है उन्हें हमारे इस संस्थान के साथ में जोड़ें और हमसे जुड़कर बहुत ही कम कीमत पर बहुत ही शानदार शिक्षा का लाभ उठाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।